हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जो लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से हम कवर कर पा रहे हैं। हमने इसमें हिस्ट्री ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है और मिडिवल भी कवर हो चुका है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट दोस्तों देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का जो भी हम अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने ज्योग्राफी भी ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर लिया, इंडियन ज्योग्राफी चल ही रहा है, इसमें हमने साइंस पूरा कवर कर लिया है। तो बहुत जल्दी मेरा वादा है दोस्तों, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा अपनी टीम के साथ कि बहुत जल्दी इस बुक को कवर कर दिया जाए ताकि अगला आपका जो भी डिमांड होगा उस बुक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे हम, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश पावर का एक्सपेंशन हुआ, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर और पंजाब में। तो सबसे पहले जानिए कि बंगाल में उस समय की स्थिति क्या थी। उस समय जब ब्रिटिशर्स अपना एक्सपेंशन कर रहे थे तो बंगाल में उस समय क्या चल रहा था, क्या स्थिति थी। तो वहाँ पे एक शासक था जो कि मुगलों का ही सूबेदार था, ठीक है। बट ये जो है बाद में इसने इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया था। तो इसका नाम है मुर्शीद कुली खान, जिसका पीरियड है 1727 से दोस्तों 1717 से लेकर 1727 तक का इसका पीरियड है, माफ़ कीजिएगा। एंड इसको जो है ना 1717 में, एज यू नो, मुर्शीद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज बंगाल सूबेदार। ठीक है, बंगाल का सूबेदार इसे कब अपॉइंट किया गया, तो इसे 1717 में किया गया। सूबेदार का मतलब होता था उस समय गवर्नर, ठीक है। गवर्नर उस पार्टिकुलर एरिया को गवर्न करता था। एंड ये इसे किया गया था भाई फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर उस समय मुगल इम्पेरर था, ठीक है। एंड ग्रांट ऑफ गवर्नरशिप ऑफ उड़ीसा ऑल्सो टू हिम गिवन टू हिम बाई फ़र्रुखसियर इन 1719। तो देख सकते हैं बंगाल और उड़ीसा का भी इसे मिल गया। तो फाइनली जब ये इंडिपेंडेंट होने लग गया तो इसने अपनी कैपिटल को जो है ट्रांसफ़र कर लिया बंगाल से डक्का बंगाल में, बंगाल का जो कैपिटल है ढाका से यानी डक्का से ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद इसने ट्रांसफ़र किया, मुर्शिदाबाद। उसी समय एक और पावरफुल व्यक्तित्व उस समय काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था जिसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का पीरियड रहा 1727 से लेकर 1739 एंड ही वाज द सन इन लॉ था ये मुर्शीद कुली खान का। एंड ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार का गवर्नरशिप इसे मुगल इम्पेरर मोहम्मद शाह ने, जिसे हम रंगीला भी कहते हैं, थोड़ा मिजाज इसका रंगीला था इसलिए इसे रंगीला कहा जाता है। तो इसी के द्वारा सुजाउद्दीन को 1727 में गवर्नरशिप दिया गया था, कहाँ का, बिहार का। एंड 1733 में दिया गया था, और ठीक है इसने बिहार का गवर्नरशिप संभाला। सरफराज खान का नाम आता है 1739 से 1740 के बीच का। ही वॉज द सन ऑफ सुजाउद्दीन का लड़का था एंड वॉज मर्डर्ड बाई अलीवर्दी खान, जो कि इसका डिप्टी गवर्नर था उस समय बिहार का। 1740 में मर्डर कर दिया गया सरफराज खान का मुर्शीद अपना अलीवर्दी खान के द्वारा। अलीवर्दी खान उस समय क्या था, ही वॉज डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। तो अलीवर्दी खान का पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके समय जस्ट जो है इसने काफ़ी कंट्रोल किया, ये काफ़ी एक अच्छा जो है नवाब माना गया है, ये बंगाल का नवाब भी बना। सो अलीवर्दी खान का पीरियड जो माना जाता है 1740 से लेकर 1756, एक पावरफुल शासक था ये। ही लीगलाइज्ड हिज असर्शन बाई रिसीविंग ए फरमान फ्रॉम मुगल इम्पेरर मोहम्मद शाह रंगीला आफ्टर पेइंग हिम ₹2 करोड़। 2 करोड़ रुपये मोहम्मद शाह रंगीला को इसने दिया और उसके एवज में इसको जो है पूरा बिहार का जो है गवर्नरशिप दे दिया गया। ही प्रिवेंटेड द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कलकत्ता एंड चंद्रनगौर। तो कलकत्ता में बेसिकली इंग्लिश जो उस समय पावर थी वो चाहती थी कि अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री वो लेके आ रहे थे। और ये अलीवर्दी खान को रास नहीं आया, उसने बोला कि
देखो हमने तुम्हें परमिशन दिया है फैक्ट्री लगाने के लिए, ये नहीं दिया है कि फोर्टिफिकेशन करोगे, वहाँ सिक्योरिटी लगाओगे, ये सब हमने नहीं दिया है। चंद्रनगौर में ऐसा ही फ्रेंच पावर कर रही थी तो उसको भी इसने रिस्ट्रिक्ट किया। इसका नाती था, इसका ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला। अब देखो अलावर्दी खान की 1756 में मृत्यु हो जाती है, फिर सिराजुद्दौला जो इसका नाती था, ग्रैंडसन था, वो गद्दी पे बैठता है 1756-57, 1 साल का ही इसका शासन रहा और इसे मारा भी गया है बेचारा, बहुत छोटा भी था ये। सो वर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला एंड सिराजुद्दौला सीज्ड इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार। इसने थोड़ा सा और अपने जो है दादाजी का देखा था, तो इसने इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में थी उसे जो है सीज कर लिया इसने 20 जून 1756 को। फोर्ट विलियम सरेंडर कर दिया, बट फोर्ट विलियम ने भी सरेंडर कर दिया इसके सामने, बट रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। 1757 की प्लासी का बैटल लड़ा और जो है इसने हराया सिराजुद्दौला को, तो ये रिकवर कर गया। फोर्ट विलियम मतलब कैलकाटा में जो पावर था उस समय इंग्लिश का, वो उसने सरेंडर कर दिया, बट रॉबर्ट क्लाइव रिकवर करके कैलकाटा वापस अपने हाथ में लिया। एंड फाइनली जो है 2 जनवरी 1757 को एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी साइन जो साइन होती है उसका नाम है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्या थी उसके बारे में देख लीजिए। सो वेयर बाई सिराज कंसीडेड प्रैक्टिकली ऑल द डिमांड्स, ठीक है, सिराजुद्दौला को सारा डिमांड जो है देना पड़ा। एंड ब्रिटिश देन कैप्चर्ड चंद्रनगौर ऑल्सो, एक फ्रेंच सेटलमेंट था चंद्रनगौर, उसको भी कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स ने मार्च 1757 में। फिर फाइनली होता है बैटल ऑफ प्लासी और वहाँ पे जो है बुरी तरीके से हार गई इंडियन फोर्स। सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23 June 1757 and owing to the conspiracy the नवाब बट was defeated। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़ा जो ऑफिसर था जिसका नाम था, आगे देखेंगे उसको, मीर जफ़र जिसका नाम था, जिसने मीर बख्शी था ये, ठीक है, मीर जफ़र, और इसने कहीं ना कहीं बिट्रे कर दिया नवाब को, धोखा दे दिया और ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया इस लालच में कि ब्रिटिशर्स मुझे जो है नवाब बना देंगे। बनाया भी नवाब, लेकिन बाद में इसके साथ भी विवाद हुआ। सो 2 लोगों ने इसको धोखा दिया। किसको? सिराजुद्दौला यानी कि जो नवाब था उस समय, उसको 2 लोगों ने धोखा दिया, मीर बख्शी यानी कि मीर जफ़र ने, और जो ये पोस्ट था मीर बख्शी का, ठीक है, मानिक चंद ने भी धोखा दिया, जो कि एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैलकाटा था, कैलकाटा का पूरा ऑफिसर इंचार्ज था ये। अमी चंद ने भी धोखा दिया, एक रिच सिख मर्चेंट था, इसने भी धोखा दिया। जगत सेठ ने भी धोखा दिया, ही वॉज द बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। तो देख सकते हैं बुरी तरीके से बैंकर्स, मीर बख्शी, सब ने इसको धोखा दिया और फाइनली बेचारा मारा गया। खादिम खान कमांडेड ए लार्ज नंबर ऑफ नवाब्स ट्रूप्स, इसने भी धोखा दिया। तो मीर जाफ़र को फाइनली कंपनी ने नवाब बनाया 1757 से 60 तक। सो द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बाई मीर जाफ़र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है, टोकन फ्री यानी कि जो है बिना कोई फ़ीस के ये ट्रेड कर सकते थे फ्रीली इन तीनों जगह में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पावरफुल अपने को आपको बना लिया मीर जाफ़र के समय में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने यानी कि इंग्लिश फोर्सेस ने। एंड इट रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगनाज ऑल्सो। मीर जाफ़र हाउएवर फेल इनटू एरियर्स and was forced to abdicate in favor of his son-in-law मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम ने फिर संभाला। मीर कासिम 1760 से 1764 तक शासन किया और मीर कासिम जो है ब्रिटिशर्स के इंटरफेयर को पसंद नहीं करता था। जो दस्तक सिस्टम था, जो कि बेसिकली दस्तक क्या होता था कि अगर आप किसी एरिया में जाते हो ट्रेड करने, तो दस्तक एक टैक्स की तरीके से लिया जाता था, ब्रिटिशर्स को भी देना था और इंडियन व्यापारियों को भी देना था, बट इंडियन से लिया जा रहा था और ब्रिटिशर्स मना कर देते थे, बोले हम नहीं देंगे, जो कि मीर कासिम को पसंद नहीं आ रहा था। सो मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटागोंग, इसने दे दिया ये पूरा, मतलब सीडेड मतलब ही लॉस्टेड दीज एरियाज, बुर्दवान, मिदनापुर, चिटागोंग, ये बंगाल का ही रीजन का एरिया है। एंड इसको इंटरफेरेंस पसंद नहीं था, तो इसने अपना जो है मुर्शिदाबाद से अपना कैपिटल ट्रांसफ़र करके बिहार ले आया, मुंगेर में ले आया बिहार में।
क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के इंटरफेयर्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, तो इसने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर ली। एंड मीर कासिम सून रिवोल्टेड एज ही वॉज एंग्री विद द ब्रिटिश फॉर मिस यूजिंग दस्तक। तो दस्तक की अभी मैंने चर्चा की थी, आपको एक्सप्लेन भी किया था। इट वॉज ए फ्री ड्यूटी पासेस, ठीक है। तो फ्री ड्यूटी पासेस ब्रिटिशर्स यूज़ कर रहे थे और इंडियन व्यापारियों को ये नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी नाराज़ हुआ था। सो हाउएवर हैविंग बीन डिफीटेड बाय ब्रिटिश ही फ्लेड टू अवध। हार गया बेचारा, अवध गया। अवध में अपने आप को एक कॉन्फेडरेसी में फॉर्म करने की कोशिश की, जिसमें अवध का रूलर सुजाउदौला शामिल हुआ। मुग़ल एम्पायर शाह आलम द्वितीय भी शामिल हुआ, क्योंकि सब चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को हराया जाए। और फाइनली तीनों फोर्स मिल के, जिसमें मीर कासिम था, सुजाउदौला था जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम था द्वितीय जो कि एम्पायर था, मुग़ल एम्पायर, तीनों ने मिल के एक लड़ाई लड़ी जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, जो कि माना जाता है कि फाइनल कल्मिनेशन था वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई मुग़ल पावर को, ठीक है। मीर कासिम, सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय जो था, तीनों को डिफीट कर दिया गया सर हेक्टर मुनरो के द्वारा, जो कि ब्रिटिश सेना को लीड कर रहा था, सर हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे ये हार जाते हैं। मीर जाफ़र को अगेन जो है थ्रोन पे यानी गद्दी पे बैठाया जाता है, ठीक है, मीर जाफ़र को। फिर हम देखते हैं कि सक्सेसर ऑफ मीर कासिम कौन कौन रहे। तो मीर जाफ़र रहा 1764 से 65 तक, नजमुद्दौला रहा 1765 से 66 तक, और सैफुद्दौला रहा 66 से 70 तक, और मुबारक दौला रहा 1770 से 72 तक। तो ये पीरियड इनका थोड़ा सा जान सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ये बाद वाले। एंड ऑन मीर जाफ़र्स डेथ हिज सन नजमुद्दौला was placed on the throne and signed a treaty on 20th February 1765 by which Nawab was disbanded most of his army and to administer Bengal through deputy सूबेदार nominated by company। तो कहीं ना कहीं देखिए आप, कंपनी अपना डिप्टी सूबेदार भी लगा रही है, आर्मी को डिसबैंड करवा रही है, तो अपना फैलाव कर रही है, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। क्लाइव कंक्लूडेड 2 सेपरेट ट्रीटीज़ ऑफ इलाहाबाद विद शाह आलम द्वितीय, जो कि मुग़ल एम्पायर था उस समय, 12 अगस्त 1765, और सुजाउदौला के साथ जो है 16 अगस्त 1765 को 2 ट्रीटी इन्होंने साइन कर ली, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट इनको मिल गई। किसको? ब्रिटिशर्स को, ठीक है। सो उसी समय 1765 से 72 तक डुअल गवर्नमेंट लाया गया बंगाल में, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें एक गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट का मतलब है डबल गवर्नरशिप, ठीक है, डबल गवर्नमेंट रहेगी, जिसमें दीवानी और निजामत राइट जो है बांटा गया। सो द कंपनी एक्वायर्ड बोथ दीवानी एंड निजामत राइट्स फ्रॉम नजमुद्दौला, जो कि सन था मीर जाफ़र का, एंड देन उस समय ये नवाब था बंगाल का। बट द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो देख सकते हैं कि दीवानी और निजामत राइट तो ले लिया, जो कि मतलब फाइनेंस से रिलेटेड था, तो पैसे वाला तो ले लिया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन जिसमें पैसा लगना था, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, उसमें तो पैसा लगेगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो शासन करने के लिए सरकार के खर्चे होते हैं। एंड रेवेन्यू कलेक्शन उनके हाथ में छोड़ दिया कि कलेक्ट करो, बट हमें जो है दीवानी राइट दे दो और निजामत राइट दे दो। तो डुअल गवर्नमेंट जो था ये 7 सालों तक चला, 1765 से 72 तक। और वारेन हेस्टिंग जब आया, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए फर्स्ट, और इसने जो है ख़त्म कर दिया इस डुअल सिस्टम को 1772 में। अब हमने बंगाल डिस्कस कर लिया है, नाउ वी विल डिस्कस मैसूर। तो मैसूर में हैदर अली था, हैदर अली काफ़ी फेमस, हैदर अली का सन टीपू सुल्तान। तो ये सब एंग्लो मैसूर जो वार को लड़े ये बेचारे, और बहुत दिनों तक चला ये। 1799 में फाइनली जब इसका लड़का, हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान मारा गया, तब ख़त्म हुआ। 4th एंग्लो मैसूर वार था वो। तो हैदर अली का पीरियड है जो 1761 से 1782 का पीरियड है। हैदर अली बिगेन हिज कैरियर एज सोल्जर, एक सोल्जर था, सिपाही था, इन सर्विस ऑफ मैसूर स्टेट, जो कि उस समय मैसूर स्टेट जो है बोदियार डायनेस्टी चला रही थी। लेटर ही बिकेम फौजदार ऑफ डुंडीगल आपका साउथ में ही हैदराबाद के पास ही पड़ता है। ही इस्टेब्लिश्ड ए मॉडर्न
आर्सेनल इन डुंडीगल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। तो काफ़ी इसकी नीति अलग थी थोड़ी सी, ये जानता था कि अकेला तो मैं नहीं हरा पाऊँगा ब्रिटिशर्स को, तो क्यों ना हम अपना जो है फ्रेंच के साथ मैं अपना एक रिलेशनशिप बनाऊँ और उनकी मदद से इनको हराया जाए। तो इसने मॉडर्न आर्सेनल भी बनवाया फ्रेंच की मदद से। आर्सेनल मतलब कि जो जो आपका आर्मरी थी जो कि हथियारों से लैस थी, वहाँ पे इसने मॉडर्न बनवाया फ्रेंच की मदद से। सो 1761 में ही ओवरथ्रू द नंजार जार द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोदियार किंग। कृष्ण राजा वन का बोदियार किंग था उस समय, कृष्ण राजा वन, उसका जो है प्राइम मिनिस्टर को, जिसका नाम था नंजा रजार, को हटाया इसने। एंड असर्व द पावर, पूरा जो है मैसूर का पावर इसने हड़प लिया। थ्रू ही कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज कृष्णराज वन एज द लॉफुल रूलर। कृष्णराज वन को लॉफुल रूलर माना कि इसकी नीति थी, बट एक्चुअल पावर इसके हाथ में आ गया था, हैदर अली के हाथ में। बोदियार डायनेस्टी को लगभग डिस्प्लेस कर दिया था। तो इसके वार्स देख लेते हैं। इसने लड़ाइयाँ जो लड़ी उसमें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, 1766 से 1769 तक चला। हैदर अली को हारना पड़ा, हराया इसने ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को हराया इसने, बाद में हारा है, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, ठीक है, 1769 में। तो मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिशर्स से इसने, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780-84 में। वारन हेस्टिंग ने अटैक कर दिया फ्रेंच पोर्ट माहे, जो कि उस समय हैदर अली के टेरिटरी में आता था। और हमने देखा था कि हैदर अली का संबंध फ्रेंच वालों से काफ़ी अच्छा था। उनकी मदद से इसने एक आर्सेनल बनवाया था, मॉडर्न आर्सेनल। तो इसके एक तो टेरिटरी के अंदर था ये माहे, और दूसरा कि फ्रेंच से इसका अच्छा रिलेशन था। तो जब वारन हेस्टिंग ने अटैक किया इस जगह को, माहे को, तो लड़ाई शुरू हो गई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जिसमें हैदर अली लेड ए जॉइंट फ्रंट विथ निज़ाम और मराठा और निज़ाम को इसने मना लिया और खुद शामिल होकर 3 फोर्सेस मिलके इसने कैप्चर कर लिया आरकोट, जो कि कार्नेटिक स्टेट का कैपिटल था। इसने कैप्चर कर लिया ब्रिटिशर्स से। 1781 में हैदर अली वॉज डिफीटेड एट पोर्टो नोवो। इसी लड़ाई के दौरान 1781 में ये हार गया पोर्टो नोवो के पास। आयरकुट उस समय था जो कि इस इंग्लिश फोर्सेस को लीड कर रहा था, उसने हरा दिया इसको। एंड इसकी कैंसर से मौत हो गई, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के दौरान ही इसकी मौत हो गई, कैंसर से हुई, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसका लड़का आता है टीपू सुल्तान, 1782 से 1799। 1799 में बेचारा मारा गया। सो हैदर अली वाज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान इन 1782। 1782 में टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा। एंड ही कंटिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार टिल 1784। फाइनली जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ 1784 में। दिस वाज साइन बाय टीपू सुल्तान विच इंडेड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। इसमें इन जनरल हानि हुई थी टीपू सुल्तान की फ़ोर्स को, यानी कि हैदर अली के फ़ोर्स को। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1790 से 92 तक चला। मराठा और निज़ाम जो है यहाँ पे इनका साथ नहीं दिया, इनका साथ नहीं मिला मैसूर फोर्स को, यानी कि टीपू सुल्तान को। मराठा और निज़ाम दे एडेड ब्रिटिश एंड कर्नवालिस कैप्चर्ड बेंगलोर को कर्नवालिस ने कैप्चर कर लिया। एंड बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम 1792 में टीपू सीडेड हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। इनफैक्ट इसके बच्चे को भी ले गया था, ब्रिटिशर्स ले गए थे, ठीक है। तो काफ़ी लॉस हुआ इस वार में। फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ 1799 में, एंड जिसमें लॉर्ड वेल्लेस्ली ने अटैक करके टीपू सुल्तान को मार डाला और फाइनली जो है ये जो स्ट्रगल था मैसूर का वो ख़त्म हुआ। सो टीपू वाज द ओनली इंडियन रूलर हु अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। टीपू वाज द ओनली इंडियन रूलर उस समय के हिसाब से हु अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज द फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। टीपू इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज टू फ्रांस, तुर्की, ईरान, पेरू टू डेवलप फॉरेन ट्रेड। ये पेरू होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने जो है इकोनॉमी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ समझा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा, और इसी वजह से इसने एम्बेसीज फ्रांस, तुर्की, ईरान इन सब के साथ बनाया। टीपू प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी
at his capital श्रीरंगपत्तनम and become member of the जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का मेंबर बना और ट्री ऑफ लिबर्टी भी इसने प्लांट किया था श्रीरंगपत्तनम में, जो कि इसकी कैपिटल थी। तो कहते हैं ना कि टीपू सुल्तान खूंखार था, ये था वो था। टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाती है और हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आता है पंजाब। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है, जो कि 10वें और लास्ट गुरु थे सिखों के, और इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था सिखों को खालसा पंथ में। ये जानकारी एडिशनल में दे रहा हूँ आपको। खालसा पंथ मतलब मिलिट्री कन्वर्जन किया था सिखों का। ही ट्रांसफॉर्म द रिलीजियस सेक्ट इनटू मिलिट्री ब्रदरहुड, खालसा बनाया था। इन द कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर, क्योंकि इनके पिताजी को भी मार दिया गया था, जैसा कि आप जानते हैं, तेग बहादुर जी थे, उनको मार दिया गया था मुग़लों के द्वारा, स्पेशली लास्ट मुग़ल मेन जो था औरंगजेब। सो इन द कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर दैट फॉलोड द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, द सिक्स इंक्रीज देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड बिकम ए स्ट्रॉन्ग पावर। ठीक है, इनको पता था कि नादिर शाह अटैक कर रहा है, जो कि एक अफ़गानी जो है इन्वेशन है, और अहमद शाह अब्दाली उसका जो है एक बहुत बड़ा कमांडर था। तो ये सब अटैक कर रहे थे और दिल्ली पे रेड करके बहुत सारा, दिल्ली पंजाब वगैरह पे रेड करके धन लूट रहे थे। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया था। महाराजा रंजीत सिंह फिर आए पंजाब में, इनका भी पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1792 से लेकर 1839 तक इनका पीरियड रहा। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम एंड फाउंडर ऑफ सिख रूल इन द पंजाब। सिखों का जो रूल है पंजाब में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज बॉर्न इन 1780 एट गुजरानवाला एंड ही ऑक्यूपाइड लाहौर 1799 में। देखो 19 साल के ही एज में, एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो 19 साल में कई बार तो बच्चे सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें, और देखो ये 19 साल के एज में इन्होंने कैप्चर कर लिया लाहौर को। ही कंकर्ड अमृतसर इन 1802 एंड ऑक्यूपाइड लुधियाना आफ्टर इंसेसेंट वार, लगातार वार के बाद कांगड़ा, टोंक, मुल्तान, कश्मीर, हजारा, बन्नू, देराजत, पेशावर, ये सब कैप्चर किया इन्होंने, और सिख पूरा शासन जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया। ही डाइड इन 1839 फाइनली, एंड सक्सेसर जो थे रंजीत सिंह के, खड़क सिंह हुए 1839 से 40 तक रहे, नौनिहाल सिंह हुए 1840 में, और शेर सिंह हुए 1841 से 43 तक, और दिलीप सिंह रहे 1843 से 49 तक। और 49 में तो जो है एंग्लो सिख वार उससे पहले ही हो गया था और इनकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी। सो सिख पावर वाज ब्रोकन बाय ब्रिटिश आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह जिंदा रहे तो ब्रिटिशर्स को हिम्मत नहीं हुई कि सिखों के पावर को जो है कम किया जाए, नहीं हुई। हालांकि एक बाउंड्री बना ली थी इन्होंने कि जो है जो इंडस नदी से वेस्ट वाला पार्ट है वो रंजीत सिंह का रहेगा और इधर वाला पार्ट ब्रिटिशर्स का रहेगा। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845-46 में। सिक्स वेर डिफीटेड, देखो 6 वेर डिफीटेड इन ऑल द 4 बैटल्स एट मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल एंड सोबराव, चारों में हार गए बेचारे। एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर फाइनली साइन हुआ 1846 में, और ये जो लड़ाई है फर्स्ट एंग्लो सिख वार ख़त्म हुई। सर हेनरी लॉरेंस जो था ही बिकेम द फर्स्ट रेसिडेंट, मतलब कि वहाँ पे इसने कमांड संभाला पंजाब में। फर्स्ट रेसिडेंट उसी को बोलते जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, फर्स्ट नागरिक हैं। तो सर हेनरी लॉरेंस ने वहाँ पे कमांड संभाला। सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ 1848-49 में। डलहौजी ने एनेक्स कर लिया पंजाब को इस वार के दौरान। सर जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। सर जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। अब देखते हैं, एक तरफ है किंगडम, ईयर, फाउंडर और एनेक्सेशन, एक बॉक्स में देख लेते हैं जो कि हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो नवाब ऑफ बंगाल जो है 1713 में अपॉइंट किया गया था मुर्शीद कुली खान, और इसका ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल का एनेक्सेशन किया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। मीर कासिम नहीं शाह आलम द्वितीय से ट्रीटी साइन करके ये कब्जा कर लिया था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, फाइनली ट्रीटी साइन करके इसको अपने कब्जे में ले लिया, एनेक्स कर लिया। मराठा कॉन्फेडरेसी जो थी 1720 में इस्टेब्लिश हुई थी।
बाजीराव वन के द्वारा, और 1801 में सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली की एक नीति थी, जिसमें क्या होता था कि ब्रिटिश पावर जो है एक फ़ौज रख देती थी जिसके साथ वो ट्रीटी साइन करती थी, सब्सिडरी अलायंस साइन करती थी। उसके एरिया में एक फ़ौज रख देती थी जिसका खर्चा उस पार्टिकुलर राजा को उठाना होता था। इसके एवज में वो जो फ़ौज थी वो उस पार्टिकुलर स्टेट को प्रोटेक्ट करती थी। फिर आता है नवाब कार्नेटिक और आरकोट, ये 1720 में इस्टेब्लिश हुआ था सदातुल्ला खान के द्वारा। 1801 में इसे भी सब्सिडरी अलायंस में मिला लिया गया। नवाब ऑफ अवध 1722 में साइन हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ। मीर मोहम्मद आमिद सदात खान, जिसे हम बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, इसने इस अवध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था और इंडिपेंडेंट हो गया था ये। इसे भी फाइनली जो है 1801 में सब्सिडरी अलायंस से मिलाया गया, और लॉर्ड डलहौजी ने इसे 1856 में जो है इसका एनेक्सेशन कर लिया, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। निज़ाम ऑफ हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट 1724 में हुआ। मीर कमरुद्दीन चिन कुलीच खान, जिसका नाम निज़ामुल मुल्क रखा गया है, इसने इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था और इंडिपेंडेंट बनाया था। 1798 में सब्सिडरी अलायंस इसके साथ भी करके ब्रिटिशर्स ने इसको सब्सिडरी अलायंस में ले लिया। मैसूर का स्टेट हैदर अली ने 1761 में, 1799 में इसको हराया। चौथे एंग्लो मैसूर वार में इसके लड़के को हरा दिया, टीपू सुल्तान को, और फाइनली इसका सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया गया। बोधियार डायनेस्टी के किंग को बैठा दिया गया। पंजाब 1792 में रंजीत सिंह ने इस्टेब्लिश किया, और 1849 में डलहौजी ने, जो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था, उसमें फाइनली इसका एनेक्सेशन कर लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, मिस गवर्नेंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह सकते हैं उसको, कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड इससे पहले कि आप साइन आउट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।